पिछले हफ्ते वीडियो में हमने डिस्कस किया कि क्यों रुपी ऑल टाइम लो यानी 91 टू $1 पिछले हफ्ते हिट कर गया था, और इसका मुख्य कारण हमने जाना कि ये है कि इंडिया का जो रिस्क प्रीमियम है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की आंखों में बढ़ चुका है, स्पेशली जब से यूएस ने इंडिया के अगेंस्ट में 50% टैरिफ लगाया है। और हाल ही में आप देखो तो मेक्सिको ने भी इंडिया के अगेंस्ट में ऑलमोस्ट एनीवेयर फ्रॉम 5 to 50% टैरिफ बढ़ा दिया है। तो ग्लोबली प्रोटेक्शनिज्म बढ़ गया है, और प्रोटेक्शनिज्म बढ़ने के कारण इंडिया का कंट्री रिस्क प्रीमियम जो है वो बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं इंडिया की, उनका फ्यूचर कैश फ्लो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर कैश फ्लो अनसर्टेन हो गया है, और ये अनसर्टेनिटी को कंपेंसेट करने के लिए ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है वो एडिशनल रिटर्न डिमांड कर रहे हैं। और हो सकता है कि उनको ये एडिशनल रिटर्न इंडियन मार्केट में अभी ना दिखे, तो इसकी वजह से शॉर्ट टर्म में ही सही, लेकिन ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में से सेलिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट दिसंबर महीने में देखें तो ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ रुपए का सेलिंग हुआ है इंडियन मार्केट में से। डॉलर टर्म्स में देखें तो $2.7 बिलियन का। तो ये सेलिंग के कारण इंडियन रुपी जो है वो 91 टू $1 हिट कर गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आरबीआई ने रुपी को इतना शार्पली डेप्रिशिएट होने क्यों दिया। इनफैक्ट जनवरी 2025 में देखो तो रुपी 85.58 था, आज मतलब पिछले हफ्ते तक 91 टू $1, और अब जाके आरबीआई ने मार्केट में इंटरवीन करना शुरू किया है और रुपी को 89 टू $1 ला दिया है। तो अब जाके क्यों आरबीआई ने इंटरवीन किया, अब जाके आरबीआई ने डॉलर्स बेच के रुपी खरीदना क्यों शुरू किया। आरबीआई चाहती तो पहले भी कर सकती थी, स्पेशली पहले। इनफैक्ट ये पूरे साल हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो काफ़ी ज़्यादा थे। इनफैक्ट अगस्त सितंबर के आसपास आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व जो है वो ऑलमोस्ट $702 बिलियन यानी कि नियर टू ऑल टाइम हाई था। तो आरबीआई चाहती तो तब भी डॉलर्स बेच के रुपये को स्टेबलाइज कर सकती थी। अब इंटरवीन करना ज़रूरी क्यों, तब क्यों नहीं किया। वेल, इसका रीज़न ये है कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी है वो रुपी को डॉलर से स्ट्रिक्टली पेग नहीं करती, यानी कि रुपी की एक्सचेंज रेट जो है वो फिक्स्ड नहीं रखती एक तरफ। दूसरी तरफ आरबीआई रुपी की वैल्यू को रुपी को फ्रीली फ्लोट भी नहीं होने देती। ठीक है, तो एक बाजू रुपी को फिक्स नहीं रखती, दूसरी बाजू फ्रीली फ्लोट भी नहीं होने देती, तो फिर हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट पॉलिसी है क्या। वेल, हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट पॉलिसी है जिसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोट। मैनेज्ड फ्लोट का मतलब ये है कि आरबीआई रुपी को अपना लेवल डिस्कवर करने देती है। रुपी अगर डेप्रिशिएट हो तो डेप्रिशिएट होने देती है, रुपी अगर अप्रिशिएट हो रहा है तो अप्रिशिएट होने देती है, क्योंकि आरबीआई जानती है कि ये मार्केट फोर्सेस जो है, डिमांड सप्लाई, ये मार्केट फोर्सेस को वर्क करने देना अच्छा है इकोनॉमी के लिए। तो आरबीआई इंटरवीन तभी करती है जब आरबीआई को ऐसा लगे कि रुपी में वॉलेटिलिटी जो है वो एक्सेसिव हो रही है या स्पेकुलेटिव हो रही है, तभी आरबीआई रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए, स्मूदन आउट करने के लिए मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन करती है। तो ये तो नंबर 1 है। सेकेंड रीजन है, सेंट्रल बैंक में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं द इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। अब इम्पॉसिबल ट्रिनिटी क्या कहता है। वेल, इमेजिन कि एक ट्राइंगल है और ये 3 साइड्स में एक साइड तो है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल का मतलब है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या एफडीआई इंडिया में फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहे तब इंडिया में से फंड्स विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। दूसरी साइड है इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट का जो लेवल है वो इंडिपेंडेंटली डिटरमाइन करती है, इंडिया के ग्रोथ और इन्फ्लेशन के डायनामिक्स को देखते हुए। तो फॉर इंस्टेंस, अगर इन्फ्लेशन हाई हो तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, इन्फ्लेशन लो है और ग्रोथ भी लो है तो ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, इंटरेस्ट रेट कम कर देगी। तो आरबीआई को फॉरेन कंट्रीज का इंटरेस्ट रेट क्या है ये देख के अपनी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। ना ही आरबीआई को एक्सचेंज रेट मैनेज करने के लिए अपनी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी डिटरमाइन करने की जरूरत है। आरबीआई इंडिपेंडेंटली इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करता है, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। और तीसरी साइड है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट यानी कि रुपी अगर 85 टू $1 है तो 85 टू $1 ही रखे, उसको डेप्रिशिएट या अप्रिशिएट ना होने दे। द इम्पॉसिबल ट्रिनिटी ये कहता है कि एट अ टाइम आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक है ओपन इकोनॉमी की, एट अ टाइम सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्टिव्स
अचीव कर सकती है, ऑल थ्री ऑब्जेक्टिव्स एक साथ अचीव नहीं कर सकती सेंट्रल बैंक। सो फॉर इंस्टेंस, या तो आरबीआई फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी रखे, अगर ये दो रखेगी तो फिर आरबीआई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे और मानो क्राइसिस पीरियड में अगर विड्रॉ कर दे फंड्स, तो रुपी जो है वो डेप्रिशिएट होगा। रुपी डेप्रिशिएट होगा तो फिर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रखना मुश्किल है। वहीं अगर रुपी डेप्रिशिएट होगा और रुपी को वापस फिक्स्ड लेवल 85 टू $1 लाना है, तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई डॉलर्स को बेच के रुपी को खरीदेगी, राइट? तभी जाके रुपी वापस अप्रिशिएट होके 85 टू $1 आ जाएगा। लेकिन अगर आरबीआई डॉलर्स बेच के रुपी खरीदेगी तो रुपी का सर्कुलेशन जो है, लिक्विडिटी जो है फाइनेंशियल सिस्टम में, वो कम हो जाएगा। रुपी की लिक्विडिटी ड्रेन हो जाएगी। रुपी की लिक्विडिटी ड्रेन हो जाएगी यानी कि रुपी का सप्लाई मार्केट में अगर कम हो जाएगा, तो अगर लोन्स की डिमांड है इकोनॉमी में, क्रेडिट की डिमांड है, कंपनीज या इंडिविजुअल्स ज़्यादा लोन्स लेने जा रहे हैं बैंक के पास, तो बैंक के पास तो रुपी है नहीं, लिक्विडिटी है नहीं, तो फिर क्या होगा? रुपी का सप्लाई लो है, रुपी का डिमांड ज़्यादा है, तो रुपी का प्राइस बढ़ेगा। प्राइस ऑफ रुपी, प्राइस ऑफ फाइनेंस क्या है? इंटरेस्ट रेट, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा मार्केट फोर्सेस की वजह से। इवन दो आरबीआई रुपी रेपो रेट अगर कम करे, लेकिन बिकॉज रुपी का सप्लाई मार्केट में कम है, क्योंकि आरबीआई ने डॉलर्स बेच के रुपी मार्केट में से खरीद लिए रुपी को फिक्स्ड करने के लिए, रुपी को अप्रिशिएट करने के लिए, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो आरबीआई इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं रख पाएगी। मानो कि फिक्स एक्सचेंज रेट है और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी भी रखनी है, राइट? तो फिर फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल नहीं रहेगा, क्योंकि अगेन अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स फ्रीली मानो डॉलर्स बेच के रुपी खरीद सकते हैं या रुपी बेच के डॉलर्स खरीद सकते हैं, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं रह पाएगी। सिमिलरली अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी रखना है और फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल भी रखना है, तो फिर इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं हो सकती। अगेन फॉर द सेम रीजंस दैट वी डिस्कस्ड, कि फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अगर होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया में फंड्स इन्वेस्ट करेंगे फ्रीली, तो फिर रुपी अप्रिशिएट होगा। रुपी अप्रिशिएट होगा, लेकिन आरबीआई को तो रुपी फिक्स रखना है, तो फिर रुपी को वापस डेप्रिशिएट करने के लिए आरबीआई डॉलर्स खरीदेगी और रुपी बेचेगी। रुपी बेचेगी, रुपी का सप्लाई मार्केट में बढ़ेगा, रुपी का सप्लाई बढ़ेगा, तो फिर इंटरेस्ट रेट जो है, प्राइस ऑफ फंड्स, वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इवन आरबीआई के रिपो रेट कम करने से पहले ही इंटरेस्ट रेट जो है वो गिरेगा, राइट? तो ये चीज़ याद रखनी ज़रूरी है। अब हुआ क्या कि पिछले साल हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 6.21% था। इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हो गया था। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट भी जो है वो 6.5% पे रखा था। इंटरेस्ट रेट कम नहीं किया क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था। इस फरवरी से कुछ इंडिकेशन आने लगे कि इन्फ्लेशन अब धीरे धीरे गिर रहा है, तो आरबीआई ने फरवरी से इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू किया और 6.5% से आज जाके 5.25% कर दिया, यानी कि 125 बेसिस पॉइंट जितना इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है। क्यों कम किया है? बिकॉज अगेन आरबीआई को इन्फ्लेशन तो कम था, लेकिन ग्रोथ भी बूस्ट करनी थी आरबीआई को इकोनॉमी की, स्पेशली सिंस लास्ट ईयर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो गई थी। तो ग्रोथ बूस्ट करने के लिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किया। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किया, लेकिन दूसरी तरफ एक्सटर्नल सेक्टर में क्या हो रहा था कि टैरिफ बढ़ी, इसकी वजह से रुपी डेप्रिशिएट तो हो ही रहा था। जैसे हमने देखा कि रुपी 88, 90, 91 टू $1 हो गया। अब आरबीआई ने इंटरवीन किया नहीं मार्केट में, क्योंकि इंटरवीन करती, डॉलर्स बेच के रुपी खरीदती रुपी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो फिर रुपी की लिक्विडिटी ड्रेन हो जाती मार्केट में से। रुपी की लिक्विडिटी ड्रेन हो जाती, यानी रुपी का सप्लाई अगर कम हो जाता, लेकिन अगर क्रेडिट डिमांड बढ़ी, थैंकफुली अभी तक क्रेडिट डिमांड कम थी मार्केट में। पिछले साल इंडिया की क्रेडिट ग्रोथ जो थी वो 20% से बढ़ रही थी। इस साल क्रेडिट ग्रोथ ऑलमोस्ट स्लो होकर 11% पे आ गई है। क्रेडिट ग्रोथ स्लो थी, लेकिन अगर क्रेडिट ग्रोथ बढ़ा, यानी कि लोन्स के लिए रुपी की डिमांड बढ़ी मार्केट में, लेकिन रुपी की लिक्विडिटी कम हो गई क्योंकि आरबीआई ने रुपीस खरीद लिए डॉलर्स बेचने के लिए, तो फिर क्या होगा कि द प्राइस ऑफ मनी, प्राइस ऑफ फंड्स जो है, इंटरेस्ट रेट, वो बढ़ जाता, राइट? तो ये आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किए एक बाजू ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। रेपो रेट जो है वो 6.5% से कम करके 5.25% पे ला दिए। लेकिन दूसरी बाजू एक्सचेंज रेट मैनेज करने के लिए
अगर आरबीआई इंटरवीन करती तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता, इसीलिए आरबीआई ने इंटरवीन नहीं किया, वरना आरबीआई का जो ऑब्जेक्टिव है इंटरेस्ट रेट कम करके ग्रोथ बूस्ट करना, वो वॉइड हो जाता। फिर रूपी 91 टू $1 हिट कर गया। अब 91 टू $1 हिट कर गया रूपी, तो आरबीआई को डर लगा। आरबीआई को डर क्या लगा कि अगर ज़्यादा डेप्रिशिएट हुआ तो फिर एक फाइनेंशियल रिस्क भी हो सकता है इकोनॉमी को। ये फाइनेंशियल रिस्क क्या है? वेल, कॉर्पोरेट्स जो है, इंडियन कॉर्पोरेट्स जिन्होंने फॉरेन में लोन्स लिए, यानी डॉलर टर्म्स में जिन्होंने लोन्स लिए हैं, अगर रूपी ज़्यादा डेप्रिशिएट हुआ तो इन कॉर्पोरेट्स की लायबिलिटी बढ़ सकती है, डेट बढ़ सकता है, क्योंकि अब उनको ज़्यादा रुपीज़ इनकम जो है, ज़्यादा रुपीज़ में इनकम करनी पड़ेगी इस डेट को सर्विस करने के लिए, पे करने के लिए, राइट, डॉलर टर्म्स में। तो उन आरबीआई को शायद कहीं ना कहीं कंसर्न लगा कि एक रिस्क हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क हो सकता है। तो आरबीआई ने इंटरवीन करना शुरू किया और पिछले हफ्ते से आरबीआई ने डॉलर्स बेच के रुपी खरीदना शुरू किया। अब रुपी खरीदा तो हुआ क्या कि जो हमारी लिक्विडिटी है मार्केट में वो कम हो गई, फाइनेंशियल सिस्टम में रुपी की लिक्विडिटी जो है कम हो गई। इनफैक्ट December 1 को आप देखो तो रुपी सरप्लस में था। हमारा जो सरप्लस था इकोनॉमी में रुपी का, फंड्स का, लिक्विडिटी का सरप्लस, वो था ऑलमोस्ट 2.6 लाख करोड़, ठीक है। और आज की तारीख में December 23 के हिसाब से देखें हम, तो अब रुपी का डेफिसिट कितना है? ऑलमोस्ट 65 to 68,000 करोड़, ठीक है। इतना डेफिसिट में चल रहे हैं हम। क्यों डेफिसिट में है? क्योंकि आरबीआई ने जो रुपी का सर्कुलेशन है, वो जो रुपी की लिक्विडिटी है बैंक्स में से, वो विड्रॉ कर ली, क्योंकि आरबीआई ने रुपी खरीदना शुरू किया रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए, रुपी को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो अब लिक्विडिटी कम हुई फाइनेंशियल सिस्टम में से, इससे एक इम्पैक्ट क्या हुआ कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने लगे। वेटेड एवरेज कॉल रेट, यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक को ओवरनाइट फंड्स लेंड करेगी, तो ये लैंडिंग पे कितना इंटरेस्ट रेट होगा, जिसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉल रेट, ये बढ़ गया। इनफैक्ट रेपो रेट जो है वो 5.25% है, लेकिन वेटेड एवरेज कॉल रेट देखो WACR, तो वो 5.46% है। कॉल रेट्स रेपो रेट से काफ़ी ऊपर, यानी कि इंटरेस्ट रेट पे अपवर्ड प्रेशर आ रहा है। अब आरबीआई को चाहिए कि इंटरेस्ट रेट कम हो, लेकिन इंटरेस्ट रेट पे अपवर्ड प्रेशर आ रहा है। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो अब मार्केट में कम है, क्योंकि आरबीआई ने रुपी को खरीदना शुरू किया है। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया आरबीआई के लिए कि आरबीआई का जो ऑब्जेक्टिव था इंटरेस्ट रेट कम करना, ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, वो नहीं हो पाया। तो आरबीआई ने क्या किया? 23 दिसंबर को आरबीआई ने डिक्लेयर किया कि हम मार्केट में 3 लाख करोड़ जितनी लिक्विडिटी बूस्ट करेंगे। कैसे बूस्ट करेंगे? ओपन मार्केट ऑपरेशंस के द्वारा, यानी कि आरबीआई कमर्शियल बैंक से बॉन्ड्स खरीदेगी और उनको रुपी में पेमेंट करेगी। तो बैंक्स के पास रुपीज़ की जो लिक्विडिटी है वो बढ़ेगी। इसके अलावा और भी लिक्विडिटी मेजर्स किए, जैसे कि USD INR स्वैप मेजर्स किए। तो ये स्वैप से भी मार्केट में रुपी की लिक्विडिटी बढ़ेगी। इस तरह आरबीआई जो है वो लिक्विडिटी को मैनेज करती है, एक्सचेंज रेट को मैनेज करती है, ताकि इंडिया में फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल भी मेंटेन रहे, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी भी मेंटेन रहे, और कुछ हद तक मैनेज्ड फ्लोट की जो पॉलिसी है एक्सचेंज रेट की, वो भी मेंटेन रहे। तो अब एक्सपेक्टेड है होपफुली ये जो लिक्विडिटी बूस्ट होगा उससे होपफुली इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, WCR रेट जो है वो नीचे आएंगे, और आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट कम किए हैं ये पूरे साल 6.5 से लेके 5.25% तक, तो ये इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट अब बैंक्स को होपफुली आगे जाके मिल सकता है। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का, और आरबीआई को ये सारे रिस्क बैलेंस करना कितना टफ हो जाता है क्राइसिस के पीरियड में, ये जो डायनामिक्स है, आई होप ये डायनामिक्स क्लियर रहे हो आपके लिए। इस हफ्ते के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते विद मोर इंटरेस्टिंग डेटा। तब तक के लिए हैव अ गुड वीक।